ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बहुत ही अच्छी कहानी सुनेंगे। 10,000 का कर्ज चुकाने करोड़पति व्यक्ति बचपन के दोस्त की झोपड़ी में पहुंचा। फिर क्या हुआ ये तो हम कहानी में ही सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दोस्तों, सूरत के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम राजेश है। और राजेश जो कि कई कंपनियों का मालिक है और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रखे हैं। जो मैनेजर पूरा लेखा जोखा उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं, यानी कि रुपये पैसों के उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आया। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्तों को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद जो राजेश होता है वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी को सामान पैक करने के लिए कहता है और कहता है कि हमें अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगी कि कौन सा दोस्त और किससे तुम्हें मिलना है, तुम मिलने जा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगी, ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। पत्नी सामान पैक करने लगी, लेकिन तभी जो राजेश होता है वह बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे को भी तैयार होने के लिए कहने लगा। अब बेटा पूछता है कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है कि एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगा कि पिताजी आप चले जाओ ना। लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारे उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वह लोग सीधा बाहर पहुंचे जाते हैं। जब वह बिहार पहुंचते हैं, जब वह बिहार आने के बाद जो राजेश नाम का व्यक्ति होता है वह वहीं के एक नजदीक बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 10 से 12 लाख रुपए निकाल लेता है। और पैसा निकालने के बाद फिर से वो सफर दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिता ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं तो वह उससे पूछने लगा कि पिताजी आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले? इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि बेटा, इन पैसों की जरूरत है। किसी का मुझ पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है, क्योंकि उसके पिता काफी पैसे वाले थे तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वह कहने लगा, पिताजी आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? आपके ऊपर भला किसका कर्ज हो सकता है? तो वह कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पे कर्ज है या नहीं। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो गया और माँ और बेटो दोनों ये सुनने लगे। और उसकी माँ भी ये बात को सुनकर समझ गई थी कि अब उसका पति अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाने जा रहा है। तो इस वजह से गाड़ी में बैठी बैठी वह मुस्कुराती रहती है और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है कि बेटा, समय था
1990 का। 1990 के दशक में हम लोग बिहार के अंदर रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मोहनलाल। मोहनलाल की पहली शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन मेरा दोस्त मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार दिया करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोजगार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए जिसमें मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे आड़ोस पाड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मैं इधर उधर अड़ोस पड़ोसियों के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। लेकिन सबसे ज्यादा मैं मोहनलाल के यहाँ पर टाइम बिताता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखता था और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता था। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते थे तो मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। लेकिन शादी के बाद मुसीबतें आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रहा नहीं। मैंने अब घर बसा लिया था। मुझे घर बसाना था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे भी चाहिए थे और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था और जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता था तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता था और कहता था कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। इन सभी बातों से मुझे काफी ज्यादा परेशानी होती थी, ज्यादा परेशान हो गया था और अब मुझे कुछ बड़ा करना था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करूं। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे तो लगते हैं और मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1992 में मैं अपने दोस्त मोहनलाल के पास जाता हूँ। वहां पर उनकी पत्नी शारदा भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उसे बता देता हूँ। मैंने बताया कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। मैं उनसे कहता हूँ कि यार ऐसा कर, मेरी जमीन को बेच दे और उससे मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला लूंगा। लेकिन तभी मोहनलाल और उसकी पत्नी कहने लगे कि अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू जमीन को बेचने की बात कर रहा है, और वैसे भी उस टाइम पर जमीन को इतना भाव भी नहीं था, जमीनों को लेकर भी राजी नहीं था। तो इसी वजह से वह लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं उनको बताता हूँ लगभग 10,000 का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला सकता हूँ। इसके बाद अपनी पत्नी के कुछ जेवर उसके पास रखे हुए थे, उन जेवर को लेकर एक सुनार के पास में जाता हूँ और वहां से 10,000 में जेवर को रख के गिरवे रख के पैसे ले आता हूँ और जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूँ तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूँ कि कहाँ से लेकर आए तुम। तो वह बता देता है कि किसी तरह से तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवे रख दिए हैं और बाद में मैं पैसा कमाकर वो जेवर में छुड़वा लूंगा। तुम कोई भी चिंता मत करो, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। यह तुम्हारे पास पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी वापस देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इतना हक तो मेरा बनता है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह दिया
उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधा सूरत आ जाता हूँ और सूरत में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूँ। उस काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, जिन कंपनियों को आजकल तुम देखा करते हो, और मैं ढेर सारी तरक्की करने लगता हूँ। लेकिन इन तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और मेरा दोस्त उससे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से तुम्हारे दोस्त को देखकर अपने दोस्त की मुझे याद आ गई। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि उससे मिलने का यह जो पैसे मैंने निकाले हैं, ये पैसे जो निकाले हैं, तो मैं उनको देने के लिए मैंने वो पैसे निकाले हैं कि बदले कि मैं ये पैसे उनको दूंगा और मैं कहूँगा कि ये तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से चौंक गया और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पिता कहने लगा कि बेटा तुम्हें कैसे बताता, हम इन बातों को पूरी तरह से भूल चुके थे, क्योंकि फिलहाल अब तक इन बातों को 20 साल हो चुके थे। 1992 में राजेश बिहार को छोड़कर सूरत गया था, लेकिन फिलहाल समय था 2012 का। और पिता कहते हैं कि ना ही कोई हमारा संबंधी इस गांव के अंदर रहा करता है, जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहती। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी उस मोहनलाल जी से मिलने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाता है और वह देखना चाहता है कि अपने पिता के उस दोस्त को, जिस दोस्त की वजह से आज वह लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद लगभग शाम के समय वह लोग उस घर के पास पहुंच ही गए। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वह मोहनलाल जी के घर के सामने खड़े हो गए थे और यह बात देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगे, क्योंकि मोहनलाल जी के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत नहीं हुई है। यह बात राजेश को भी महसूस होती है और इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो राजेश अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर मोहनलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो एकदम से वह हैरान हो जाते हैं। तभी मोहनलाल उनसे कहता है कि हाँ भाई, कौन हो और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। इस बात को सुनकर राजेश मुस्कुराने लगता है। इधर जो राजेश की पत्नी भी थी वह भी मुस्कुराने लगती है। तभी जो राजेश होता है वह कहने लगता है कि साहब, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। तो जो मोहनलाल होता है वह यह बात देखकर हैरान हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति के पहचान से लग रहा था कि यह एक करोड़पति व्यक्ति है। तब भी यह उससे साफ कह रहा था। तो वह कहने लगता है कि अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो, साहब तुम हो और हम साहब कैसे हो गए। तो राजेश कहने लगता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो, अगर आप नहीं होते तो आज मैं नहीं होता। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है कि देखो भाई, मजाक मत करो, मजाक काफी हो गया, और यह बताओ कि तुम हो कौन। तो राजेश होता है वह कहने लगता है कि साहब, वैसे तो मेरा नाम राजेश है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे नन्हे नन्हे कहकर पुकारते हैं। अब जैसे ही मोहनलाल और उसकी पत्नी शारदा इस बात को सुनते हैं कि नन्हे नन्हे कहकर उसे कोई पुकारता था, तो एकदम से उन्हें नन्हे की याद आ जाती है और वह लोग गौर से देखकर पहचान लेते हैं कि यह वही नन्हे है जिसे उन्हें 10,000 रुपये दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। तो एकदम से जो मोहनलाल जी होते हैं उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भागकर एकदम से नन्हे को गले लग जाते हैं। कहते हैं कि अरे नन्हे, तू तो पूरा बदल गया
और देखने से तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। और जब मोहनलाल गले लगता है तो राजेश की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, रोने लगता है और वह भी फूट फूट कर रोने लगा। अब जैसे ही माहौल थोड़ा सा शांत होता है तो उसके बाद जो राजेश की पत्नी होती है वह एकदम से मोहनलाल जी के पैर छूने लगते हैं। अब गांव के कुछ लोग यह सब कुछ देखकर चौंकने लगे। वह घर के अंदर ताका झाकी कर रहे थे। जैसे ही वह देखते हैं कि वह करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आया है और उसके बाद उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है, तो वह लोग भी हैरान हो गए और घर की दीवारों के कान लगाकर सुनने लगे। तभी जो मोहनलाल जी की पत्नी होती है वह कहने लगी है कि अरे इसी तरह से खड़े खड़े बात करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे। इसके बाद जो मोहनलाल है उन्हें उन सभी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनसे हालचाल पूछने लगते हैं। तो जो राजेश है वह मोहनलाल को अपने बारे में पूरी बात बताता है और कहता है कि गुजरात के सूरत में मेरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और वहां पर रहकर मैं बहुत अच्छी जिंदगी जिया करता हूँ। लेकिन तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है और यह आप लोगों ने अपना क्या हाल बना रखा है। इस बात को सुनकर मोहनलाल और उसकी पत्नी एकदम से खामोश हो जाते हैं और उनके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी जो राजेश होता है वह मोहनलाल का हाथ अपने हाथ पर रखता है और कहता है कि दोस्त, तू बेशक मेरा दोस्त है लेकिन तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद अगर तू मेरी उस टाइम पर मदद नहीं करता तो मैं इतना बड़ा व्यापारी भी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कोई भी समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता दो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। तो उसके बाद मोहनलाल कहते हैं, वह अपने बारे में उसे बताने लगता है। कहते हैं कि जब तुम यहाँ से चला गया था तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे। तो उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते थे और मेहनत करने के बाद उन जवेरात को छुड़ा लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ चेंज होने लगा। मेरी तबीयत खराब होने लगी, बच्चे बड़े होने लगे, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा और साथ में बेटी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मुझ में कमाने के लिए शक्ति नहीं थी, कमाने के लिए नहीं जा पाता था। मेरा बेटा जो कि बाहर मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता था, लेकिन कैसे भी करके इतना पैसा वह कहाँ से जोड़ सकता। जो भी पैसे वह कमाया करता उन पैसों से घर खर्च चल रहा था और साथ में मेरी बीमारी का इलाज भी हुआ करता था। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ पर छोड़ दिया ताकि घर का खर्च कुछ कम हो जाए। और इन बातों को बताते हुए मोहनलाल जी एक बार फिर से फुट फुट कर रोने लगे और उनकी पत्नी शारदा की आंखों में भी आंसू आ गए। तो राजेश और उनकी पत्नी दोनों उसको संभालते हैं और उसके बाद उस जिस बिक्री केस के अंदर ढेर सारे रुपए थे जो मोहनलाल को देने के लिए राजेश ने बैंक में से उठाए थे, तो उसको सामने रख दिए। वो सब पैसे 10 से 12 लाख जो उसने उठाए थे बैंक से वो मोहनलाल के सामने रख दिए और कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पैसों को लेकर आया था, लेकिन लगता है अब तुम्हें इनकी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मोहनलाल कहने लगता है, अरे भाई, मैंने तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, यह तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह की बात कर रहे थे और तभी यहाँ पर जो मोहनलाल जी होते हैं उनका बेटा आ जाता है जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठे देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी मोहनलाल जी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेते हैं। वह राजेश से कहते हैं कि राजेश, यह मेरा बेटा जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो राजेश मोहनलाल जी के
बेटे से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम क्या क्या किया करते हो। तो वह कहता है कि अंकल जी पढ़ाई लिखाई तो की है, लेकिन परिवार की कंडीशन इतनी खराब है, उसकी वजह से मुझे मेहनत करनी पड़ती है। जो परिवार की जो कंडीशन है उसके लिए मुझे मेहनत करना अच्छा लगा तो मैं मेहनत किया करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर राजेश उसे शाबाशी देता है और कहता है कि बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो मोहनलाल का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीज़ों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन है और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कैसे क्यों आए हैं। और यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। राजेश इन भाव को पढ़ लेता है और तभी वह मोहनलाल के बेटे को बता देता है कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम क्या जानना चाहते हो, और जो भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीज़ों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद राजेश उठने लगता है, खड़ा हो गया, लेकिन तभी मोहनलाल कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो तुम इसे। तो वो कहते हैं, राजेश बोला कि मेरी बीवी बच्चे यहीं पर है, तो चिंता मत करो, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूँगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह मोहनलाल के बेटे को अपने साथ बिठाता है और वह वहाँ गाड़ी लेकर चल देता है। वह मोहनलाल के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहाँ से वह लोग सीधे मोहनलाल के ससुराल पहुँच जाते हैं और वहाँ से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद राजेश उनसे कहने लगता है कि दोस्त देखो बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, अच्छा ही बड़ा मकान बना